बढ़ते हैं इसी पॉजिटिव नोट के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डेफिनेशन समझते हैं। इट इज रिटर्न स्टेटमेंट्स इशूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडीज और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये कुछ रिटर्न स्टेटमेंट है जो कि इशू की जाती है अकाउंटिंग बॉडीज के साथ। जैसे इंडिया में क्या है, ICAI है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट अथॉरिटीज है ना। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी कई होती हैं जो कुछ स्टेटमेंट्स लेकर आती हैं जिसको आपको बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर, एज एन अकाउंटेंट इनकॉर्पोरेट करना होता है, लागू करने होते हैं, राइट। तो क्या है, रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं दैट हैज टू बी फॉलोड व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग और फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रोसेसेस, द अकाउंटिंग स्टेप्स इन्वॉल्व इनटू इट। अच्छा, इसके फीचर्स को पढ़ लेते हैं। फीचर्स क्या है, दे स्पेसिफाई यूनिफॉर्म रूल्स एंड गाइडलाइंस। तो हमने पढ़ा ना कि प्रिंसिपल्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस, है ना। तो प्रिंसिपल्स में हमने पढ़ा कि अगर सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है तो क्यों है। अब ये हम पढ़ रहे हैं कि सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस है तो उस सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस को कैसे यूज करना है, कैसे इनकॉर्पोरेट करना है। अब फिर आपका क्या है, रिकॉग्नाइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज कैसे करना है, वो है ना, कि रिकॉर्ड का कैसे करना है। रिकॉग्निशन ऑफ रेवेन्यू हमने पढ़ा था, एक प्रिंसिपल है ना। तो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करना है वो हम सीखेंगे यहाँ पे। मेजरिंग देयर वैल्यू, ट्रांजैक्शन की वैल्यू को मेजर करना है। प्रेजेंटिंग देम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये हम सीखेंगे। ये हमें कौन बताता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। फिर डिस्क्लोजिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के होने की वजह से कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जो कुछ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि होने ही चाहिए आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। वो कौन बोलता है ऐसे करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। सिंपली पुट, दे आर द रूल्स ऑफ द गेम। अगर हम बोले कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है, तो उस अकाउंटिंग को करना कैसे, उसका लैंग्वेज क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। समझे, चलो आगे बढ़ते। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत क्यों है ये समझते हैं वन बाय वन। टू एड्रेस डाइवर्सिटी, देखो अकाउंटिंग कन्वेंशंस और अजम्पशंस की बात अगर मैं करूं तो उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी देते हैं कि ये भी है, अक्रूवल बेसिस भी होता है, कैश बेसिस भी होते हैं, आप इन दोनों में से कोई से भी यूज कर सकते हो। बट आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर ये दो मेथड है तो इनमें से आपका जो अक्रूवल बेसिस ऑफ मेथड है इसी को यूज करना है, हम कैश बेसिस को नहीं मानते। समझ में आया, किसने बोला, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, ये दो मेथड होते हैं, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो, वो आपको ऑप्शन देता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि ये जो डिफरेंट मेथड है ये एक स्पेसिफिक मेथड यूज करना है, या इन दोनों में से कोई स्पेसिफिक मेथड यूज करना है, अगर 3-4 अवेलेबल है तो, ठीक है, इसी को हम मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए दो मेथड है, स्टेटमेंट मेथड एंड WDV। तो जो आपके टैक्सेशन लगते हैं ना, जो टैक्सेशन अथॉरिटी है वो कहती है कि WDV पे ही आप कैलकुलेट करो और इसी को यूज करना है। तो अगेन किसने बोला, ये आपके गवर्निंग बॉडीज ने बोला, ICAI ने बोला कि आपको इस तरीके से करना है। तो ICAI क्या बोलता है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट करता है और उसको आपको फॉलो करने होते हैं जब आप अकाउंटिंग करते हो, राइट। नाउ एनहांस क्रेडिबिलिटी का क्या मतलब है, क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। रिलायबल डेटा मतलब वेरीफाइबल डेटा कब होगा, जब उसको किसी प्रूफ के बेस पे आप रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। क्रेडिबिलिटी, जैसे ही आप ऐसे रिकॉर्डिंग करने लगते हो जहां पे आप बिना प्रूफ के कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, तो क्या होता है, आप क्रेडिबल पर्सन बन जाते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करना लग जाते हैं। लोग कहते हैं कि इसके ये जो डेटा शेयर करता है बहुत ही वेल प्रूफ होता है, वेल करेक्ट होता है, और ना ही ये बिना एविडेंस के तो ये कुछ भी नहीं करता, बायस इंफॉर्मेशन नहीं मिलती हमें। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है लोगों में, और इसकी वजह से एक अच्छी गुडविल बनती है, लोग आपके प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं, लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। क्यों, क्योंकि क्रेडिबिलिटी है, क्योंकि आप सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो जो इन गवर्निंग बॉडीज ने सेट किए हैं आपके लिए। क्लियर। इंप्रूव कंपेरेबिलिटी, क्यों, हर बार आप कंसिस्टेंटली एक मेथड का यूज करते हो, एक सेट ऑफ स्टेप्स को यूज करते हो, तो आप एक यूनिफॉर्म डेटा देते हो। और यूनिफॉर्म डेटा में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हर साल अगर आप सेम मेथड को यूज करोगे तो उसी सेम मेथड से आपका 21 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, 2022 ईयर का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, अब क्योंकि सेम मेथड से यूज है तो मैं इजिली कंपेयर कर सकता हूँ और कुछ कंक्लूजन निकाल के कुछ अपने डिसीजंस ले सकता हूँ एज डिफरेंट स्टेक होल्डर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। फिर हम कहते हैं इंट्रा फर्म का क्या मतलब है, परफॉर्मेंस ऑफ, इसको आप बोल सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ
सेम बिजनेस कैन बी कंपेयर्ड, या परफॉर्मेंसेज ऑफ, हाँ, परफॉर्मेंसेज ऑफ सेम बिजनेस कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, कि मैंने पिछले साल कैसा परफॉर्म किया था, इस साल कैसा परफॉर्म किया है, दोनों के डेटा को बैठ के कंपेयर करो, कंपनी परफॉर्मेंसेज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इंट्रा फॉर्म यानी खुद के बिजनेस को पिछले साल के डेटा से इस साल के डेटा से कंपेयर करूंगा और मैं कंपैरिजन करके पता लगा लूंगा पिछले साल ज्यादा प्रॉफिटेबल था या इस साल ज्यादा प्रॉफिटेबल हूं। क्लियर? इंटरफॉर्म कंपैरिजन यानी क्योंकि सेम सेट ऑफ मेथड सारे ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन आ चुकी है, सबको यही रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे आपके कानून है, कानून जो बनता है संविधान के बेस पे बनता है। ठीक है, तो संविधान में जो कानून बने हैं वो सभी लोग के लिए सेम है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। उसी तरीके से जो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं वो सभी ही अकाउंटिंग प्रोसेसेस में सेम तरीके से फॉलो किए जाना है। तो जो डेटा आएगा वो सेम तरीके से बना होगा, उसको आप इजीली कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट कंपनीज में। यानी ए कंपनी के कंपैरिजन हम बी के कंपनी से कर सकते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस वी कैन डिसाइड कि ए में इन्वेस्ट करना है या बी में इन्वेस्ट करना है। राइट? एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस मैनिपुलेशन एंड प्रमोट क्लियर रिपोर्टिंग, क्योंकि आप सारे डेटा को वेरीफिएबिलिटी के बेस पे, रिलायबिलिटी के बेस पे रिकॉर्ड करते हो तो क्या होता है, मैनिपुलेशन नहीं हो सकती, बढ़ा चढ़ाकर चीजों को आप नहीं दिखा सकते हो। जो क्लियर कट चीजें हैं, जो बिल्कुल सही है, वही आप रिकॉर्ड करोगे। फैसिलिटेट ग्लोबल हार्मोनाइजेशन, ग्लोबल हार्मोनाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पे कि अगर मैं कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरे देश में मैं लागू करता हूँ तो पूरे देश का डेटा, जो जितने बिजनेसेस है उनका डेटा सेम तरीके से आएगा और पूरे देश में जितने बिजनेसेस है उनका कंपैरिजन एक से दूसरे के परफॉर्मेंस से की जा सकती है। अगर मैं कह दूं कि ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं ये सिर्फ देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में लागू होगा, तो अगर पूरे वर्ल्ड में लागू होगा तो वन कंट्री a data of a company from a particular country can be compared with the data of a company from other country and you can take decision, right? So आप एक कंट्री के कंपनी को दूसरे कंट्री के कंपनी से कंपेयर कर सकते हो एंड अगेन यू कैन डिसाइड कि आपको किसके साथ डील करना है, किसके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। तो क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेट हो सकता है कि अगर आपने एक अपने देश की कंपनी को दूसरे देश की कंपनी से कर लिया आपने कंपेयर, जो भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है उस सेगमेंट में उसमें आप इन्वेस्ट कर लो। सो दैट्स व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्डाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे जरूरत क्यों है? क्योंकि हमारा जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है उसके बेस पे बनाया गया है। यानी जो भी आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके डेटा बना रहे हो दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां पे भी यहाँ पे मतलब उनके स्टैंडर्ड्स अपने स्टैंडर्ड से मैच होते हैं वहां पे एप्लीकेबल होगा ही होगा। क्लियर है? सो थैंक यू फॉर बीइंग अ गुड लिसनर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। स्टिल नहीं आया मुझे पता है, स्पीड थोड़ी ज्यादा है, बट सुनो, आप जब इसको सुनोगे आराम से समझने की कोशिश करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वीडियो भी मुझे छोटा बनाना था, छोटी वीडियो बनानी थी ताकि आप लोग भी ये ना कहो कि सर बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस आती हैं, तो इसलिए मैंने ये किया। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एक अच्छा कमेंट दो, मुझे भी मोटिवेट करो एंड उस मोटिवेशन के साथ मैं आपको और भी अच्छी वीडियोस दे सकूं। ठीक है? टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।